अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ राजा माजिद अनवर। आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने नीलम के बर्फपोश पहाड़ों पर 8 घंटे का पैदल सफ़र किया। इस सफ़र की क्या वजह थी और इस सफ़र के दौरान मुझे किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, मेरे ऊपर क्या बीती। आइए देखते हैं एक नाकाबिले फरामोश सफ़र की एक नाकाबिले फरामोश दास्तान। इंसानियत की खिदमत का जज्बा मुझे नीलम के पुरखतर बर्फपोश पहाड़ों में खींच लाया, जहाँ पर बर्फ़बारी के बायस मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हैं। मैंने इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार होकर अपनी ज़िंदगी को ही दांव पर लगा दिया। अपने लिए तो सभी जीते हैं, क्यों न दूसरों के लिए जिया जाए। दूसरों की मुश्किलात और मसाइल को महसूस करते हुए इनकी मदद की जाए। मैंने फाजिल ट्रस्ट की तरफ से ग्रेस वैली में मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम करना था, इसलिए मैं इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार होकर इन चैलेंजेस से भरपूर सफ़र पर रवाना हो गया। इस कहानी की शुरुआत होती है केल नीलम वैली से। शदीद बर्फबारी के बायस मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हैं। आज धूप निकली हुई है, सड़क पर हल्की हल्की चहल पहल भी है। आने वाले 9 घंटे मेरे लिए बहुत आम हैं। और इस वक्त मैं केल में मौजूद हूँ और आज यहाँ हम केल से अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे और हमारी मंजिल होगी फुलवई। यहाँ से सफ़र की शुरुआत होती है एक जी पर। तकरीबन आधे घंटे तक हमारा ये सफर होगा रोड का, क्योंकि वहाँ तक रोड खुली है और उसके बाद हम पैदल चलेंगे। तकरीबन आधे घंटे के सफ़र के बाद जीप रुक जाती है, क्योंकि आगे बर्फबारी के बायस रोड मुकम्मल तौर पर बंद है। गाड़ी पर सफ़र इख्तिताम पज़ीर हुआ। अब शुरू होता है चैलेंजेस से भरपूर सफ़र। यहाँ से आगे रोड मुकम्मल तौर पे ब्लॉक है और अब हमारा पैदल सफर शुरू हो चुका है और मेरे साथ काफी सारे लोग हैं। इसके बाद हमें नहीं पता कि किस तरह का हमारा सफर होगा, लेकिन हम सफर का आगाज कर रहे हैं। दुआ कीजिएगा। इना भाई इधर आए और दुआ करें। जब बर्फबारी के बायस रोड बंद हो, पहाड़ बर्फ से मुकम्मल ढके हों, खून को जमात देने वाली सर्दी हो, ग्लेशियर सिरक रहे हों, कदम कदम पर मिट्टी के तोदे और पत्थर गिर रहे हों, तो इन रास्तों पर चलना मुश्किल और अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालने वाला काम होता है। यहाँ के लोग 6 माह तक अपने ही घरों में मसूर होते हैं। ज़िंदगी यहाँ पर रुक जाती है। ये लोग 6 माह तक दुनिया से मुकम्मल कट जाते हैं। ऐसे लगता है यहाँ पर ज़िंदगी ठहर गई हो। रास्ते में हालात को देखकर मैं ये सोचता कि हो सकता है कि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र हो। मैं बर्फ़ानी तोदे की जद में आकर दब जाऊँ या किसी बर्फ़ानी पहाड़ से फिसलकर किसी गहरी खाई में गिर जाऊँ और मेरी लाश तक भी ना मिले। लेकिन मेरा वाजदान कह रहा था कि डर से आगे तो जीत है। जो डर गया वो मर गया। मौत तो कहीं भी आ सकती है, तो फिर डर के सा। मेरी साफ़ती हिस्स ने मुझे मामूली से गैर मामूली बना दिया। मेरी रूह और जान में नाकाबिले यकीन क़ुव्वत आ चुकी थी। ऐसे लगता था कि मेरे अंदर कोई गैर मराई ताकत आ गई हो। मैंने हालात को कोसने के बजाय इस सफ़र को यादगार बनाने का फ़ैसला कर लिया। रास्ते में मिलने वाले लोगों से उनके मुश्किलात और मसाइल जानने लगा। से गरीबों के जनाजे में कोई शामिल नहीं होता। हम फलवाई से। तो किधर जा रहे हैं? सामान लाएंगे उधर से, उधर से बच्चे आने वाले हैं। किधर से पैदल आ रहे हैं? जिंदरसेरी से। रोड नहीं खुली? नहीं सर, मशीनें उधर ही। आपने क्या उठाया हुआ है? क्या ये उठाया हुआ है? ये बोझ उठाया हुआ जी। नहीं है, क्या है? क्या आटा? बस ये खाने पीने का सामान है, कोई कपड़े वगैरह, बैग। किस तरह आपकी जिंदगी गुजर रही है? जिंदगी में सेफ्टी पे गुजरी। आपकी उम्र कितनी है? उम्र तकरीबन 100 साल। मैं एक ऐसे इलाके में सफ़र कर रहा था जहाँ पर कदम कदम पर नाकाबिले यकीन चैलेंजेस थे। बर्फपोश पहाड़, ठंडा दरिया, यख बस्ता हवाएं, सिरकते ग्लेशियर और मिट्टी के तोदे, जहाँ पर एक गलत कदम मौत के मुंह में धकेल देता है। मुझे मेरे मेज़बान इनामुल्लाह काजी ने पहले ही बता दिया था कि रास्ता बहुत मुश्किल, पुरखतर और दुश्वार गुजार है। अपने इसलिए घबराना नहीं और हौसला भी नहीं हारना।
हालात मेरी तवक्को से ज़्यादा मुश्किल और गंभीर थे। एक तरफ बर्फानी पहाड़, दरिया की सर्द हवा और फिर खून को जमा देने वाली सर्दी। हर उठता कदम मेरी ज़िंदगी को ख़तरों में डाल रहा था। मैं ख़तरों की वादी में मुसलसल आगे बढ़ रहा था। मेरे मोबाइल से सिग्नल्स भी गायब हो चुके थे, गो कि मेरे पास एसकॉम का लोकल नेटवर्क था। मेरा दुनिया से राब्ता मुकम्मल तौर पे कट चुका था। सर्दी के बायस मुझे चलने में दुश्वारी का सामना था। मेरी एक टांग शल हो चुकी थी। मेरी रफ्तार बहुत सुस्त थी। पहला बाज़ार मच्छल आया, मुकम्मल तौर पर बर्फ़ से ढका हुआ था। दुकानें जुज़वी तौर पर खुली थीं। एक होटल में घुस गया, वहाँ पर कुछ लोग लूडो खेल रहे थे। पूछने पर पता चला कि ये दुकानदार हैं और गाहक ना आने की वजह से ये लूडो खेलने में मसरूफ़ हैं। मैं भी कुछ पल इनके साथ लूडो खेलने लगा और फिर एक दुकान से खुश्क चने लिए और आगे बढ़ गया। मेरा चलना मुश्किल हो रहा है और मेरे जो साथी हैं वो काफ़ी आगे जा चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि उनके और मेरे दरमियान कितना गैप है। इस साइड पे दरिया नीलम और इस साइड पे ताबड़ जाने वाली रोड है जो कि मुकम्मल तौर पे ब्लॉक है। शारदा में 4 फरवरी को शारदा में मखसूस नशिस्तों पे इंतखाबात हुए, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इन मेंबरान की कुर्बानियाँ और इनके वोट के तवस्सुत से ये बने हमारे यूथ काउंसलर माशाअल्लाह काउंसलर बशीर मुगल साहब और ये यूथ काउंसलर मुंतखब होने के बाद आज इन मेंबरों की क़यादत में और इनको एक दुल्हे की तरह हम ले जा रहे हैं अपने इलाके में। बड़ी बात है। रोड बंद है क्या, बच्चे बच्चे कुछ भी नहीं मिलता। फिर क्या दो बस क्या करते हैं, बस लोगों को भीख मांग के कहना है, गरीब लोग जो है आप लोग गुजारा करते हैं और क्या करते हैं। ओहो, लकड़ी वगैरह है कि नहीं? लकड़ी तो बहुत है। भी नहीं देंगे, बस इस तरह जो स्केल है असमाल। अच्छा जी, स्केल से कहना से चलते हैं और ना गवर्नमेंट कोई ऐसा कुछ कर देते ना और कोई ना कोई पूछता ही नहीं। कामगार केम ना कोई हालात नहीं सर, और माजरीन का इतना हालात बुरा है कि इतना जिंदगी भी कैसे काबरा नहीं। क्या हाल है? लकड़ी लाई है किधर से? जंगल से। कैसी जिंदगी गुजर रही है? ये देखो सर कैसी मुश्किल है। मुश्किल है बहुत। कितने बच्चे हैं? बच्चे 5। तो रोजगार क्या है? कुछ भी नहीं है इधर, कुछ भी लकड़ी मुफ्त मिलती है। बस लकड़ी मुफ्त मिलती है, बाकी खाने पीने का क्या करते हो? खाना पीना बस कोई मजदूरी वगैरह करते हैं, बस लाते हैं। मजदूरी मिल जाती है? मजदूरी इधर क्या है, कुछ भी नहीं इधर नहीं। अगर तलब ये बहुत मीठा पानी है और बर्फ में चलते हुए जल्दी प्यास लग जाती है। और ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने ये पानी जो है ना आशा से पी रहे हैं। पाकिस्तान भर से शुरू से मरी जा रही, यहाँ पानी पीते हैं। अच्छा, सख्त भूख लग रही थी। सामने पहाड़ के ऊपर चैचन मनु गांव था। खुर्शीद मीर ने अपने घर में हमारे लिए खाने का इत्तेमाम किया था। हम पहाड़ पर चढ़ने लगे। कुछ ही देर के बाद एक खूबसूरत घर में मौजूद थे। नीलम वैली के मकानात का क्या ही कहना। खुर्शीद अहमद मीर साहब के घर पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे उन्होंने हमारे लिए खाने का बंदोबस्त किया है। खूबसूरत गाँव है, हमने बाहर मस्जिद भी देखी, उसकी भी पिक्चर्स आपके साथ शेयर की और ये इन्होंने हमारे लिए खाने का यहाँ पे बंदोबस्त किया है। हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं, इन्होंने इस सफर के दौरान हमारे लिए खाने का बंदोबस्त किया। जहाँ से मेरी पूरी तस्वीर। और ये देसी गाय का घी है और यकीनन ये किसी नियामत से कम नहीं है।
اور اس وقت جب آپ سفر کر رہے ہوں اور بہت زیادہ برف بھی ہو اور جب آپ تھکے بھی ہوں, جب آپ یعنی کہ بول بھی نہ سکتے ہو کیونکہ اتنی تھکاوٹ ہو چکی ہو, تو اس لیے دیسی گھی بہت بڑی نعمت ہے یہاں. کھانا کھانے کے بعد ہم نے دوبارہ اپنے سفر کا آغاز کیا. اب تیزی کے ساتھ پہاڑ سے نیچے اترنے لگے. جنت سری میں ایک جگہ برف کو صاف کرنے والی ایک مشین کام کر رہی تھی. یہاں کے مقامی لوگ اس مشین والے سے بہت نالاں تھے. مطمئن ہو جا صفائی کر رہے ہیں روڈ نہیں مطمئن کو تھا یار جی برف چلا رہے ہیں یاد تو چین حال مار دینے جیسا بیلا نہ حال مار دیں. تو ہمارے ساتھ مذاق اور اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. یہ 3 مہینے اور 4 مہینے اور یہ مشین تو 20 دن ڈوگے میں رہی ہے. ہمارے ساتھ ہے گاؤں میں, اس کا نام ہے ڈوگا. ان کے انٹرویوز کرنے کے بعد میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھنے لگا. اب سڑک پر چلنا قدرے آسان تھا کیونکہ مشین نے راستہ بنا دیا تھا. آگے چل کے کچھ نوجوان روڈ پر موجود نظر آئے جنہوں نے روڈ کے حوالے سے احتجاج شروع کر دیا اور میں نے کچھ دیر رپورٹنگ کی. یہاں پر نئے منتخب ہونے والے کونسلر کا استقبال بھی ہوا جو کہ میرے ساتھ ہی سفر کر رہے تھے. لوگ ملتے گئے اور قافلہ بنتا گیا. یہاں سے آگے قافلے کے ساتھ سفر شروع ہوا. یہ پوزیشن ہے روڈ کی اور یہ دوبارہ سلائیڈ ہو چکی ہے. یہ اوپر سے پھر گلیشیئر آیا نیچے اور اس طرح یہاں پہ صورتحال ہے. ایسی جگہ ہے جہاں پر دور دور تک کوئی بندہ اور نہ بندے کی ذات دکھائی دے رہی ہے اور یہاں پہ میں بالکل اکیلا ہو چکا ہوں اور یہ آپ کو وہ مناظر دکھا رہا ہوں. اس طرف دریائے نیلم اپنی آب و تاب کے ساتھ اور پر گلیشیئر کسی بھی وقت کوئی بھی بڑا گلیشیئر نیچے آ سکتا ہے. نہ تو اس طرف کوئی نہ تو اس طرف کوئی اور اکیلا میں. اب ہم چنوائی پہنچ چکے تھے. یہاں پر بھی بہت سارے لوگ جمع تھے. ان لوگوں نے نئے منتخب ہونے والے کونسلر کا بھرپور استقبال کیا اور یہاں پر مجھے بھی ہار پہنائے گئے. مقامی لوگوں نے بہت پیار دیا اور اس موسم میں خطرناک سفر کرنے پر بھرپور داد دی. ان کے ساتھ گپ شپ کرنے کے بعد میں آگے بڑھ گیا. عوام کی خدمت کے لیے ادھر بھیجتے ہیں. وہ سردیوں میں ہمارے پاس کبھی نہیں آئے ہمارا حالات دیکھنے کے لیے, ہمارا سسٹم دیکھنے کے لیے, لیکن آپ یہاں پہ چل کے آئے اس برفانی سسٹم میں. آپ کو تھینک یو. شاہد بھائی کا ہمارے ساتھ سفر تھا کیل سے یہاں تک. اور شاہد بھائی نے کدھر جانا ہے آپ نے شاہد بھائی؟ یہ اوپر کیری سے جہاں سے جو درخت آتے ہیں شروع ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے. سورج غروب ہو رہا تھا اور میں تھکاوٹ سے چور آگے بڑھنے لگا. اب ہم صرف 3 لوگ تھے. میری ایک ٹانگ اکڑ چکی تھی اور مجھے چلنے میں بہت زیادہ دقت کا سامنا تھا. میں اپنی ٹانگ کو گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا کیونکہ رکنے کا مطلب تھا زندگی کو خطرے میں ڈالنا اور رات کو یہاں کا درجہ حرارت مائنس ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جسم جم سکتا ہے اور پھر موت یقینی تھی. اس لیے میں نے اپنی تمام ہمت جمع کر کے نہ چاہتے ہوئے بھی آگے بڑھنے لگا. بالآخر جنوائی بھی کراس کر لیا. اب اندھیرا چھا چکا تھا اور میری منزل ابھی کافی دور تھی. موبائل کی بیٹری بھی لو ہو گئی. موبائل کی لائٹ کے سارے آگے بڑھنے لگے. راستے کی بالکل ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی. بعض جگہوں پر گلیشیئر آنے کے باعث راستہ بہت تنگ اور مشکل تھا. نیچے گہری کھائی اس لیے ہر قدم پھونک پھونک کر چلنا تھا. کچھ دور روشنی نظر آنے لگی. اب ایک امید کی کرن پیدا ہوئی. میرے 2 اور میزبان صہیب اور اکرم اللہ بھی آ گئے. انہوں نے میرا بیگ اٹھا لیا. میں بہت زیادہ تھک چکا تھا. پھسلن کے باعث ہر قدم پہ ڈگمگاتا اور چند قدم چلنے کے بعد پھسل کر گر جاتا. میرے لیے چلنا بہت مشکل تھا. اب میرے سامنے ایک اور مشکل چیلنج تھا. سیدھے راستے کی نسبت چڑھائی چڑھنا بہت زیادہ مشکل تھا. میری ہمتیں جواب دے رہی تھیں. میں نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی, اے اللہ مجھے ہمت دے, اور میں پھر چڑھائی چڑھنے لگا. کچھ ہی دیر کے بعد ہم ٹاپ پہ پہنچ چکے تھے.
मैं अपने मेज़बान का सहारा लेकर नीचे गांव की तरफ उतरने लगा। इस वक्त रात के 7:20 हुए थे। सुबह 10 बजे जिस सफ़र की केल से शुरुआत हुई थी वो अब फुलवई में आकर इख्तिताम पजीर हुआ। इनाम भाई के घर की बलाई मंजिल में अंगीठी में आग जल रही थी। कमरा बहुत गर्म था। जल्दी से जूते उतारे और मैं कमरे में घुस गया। दोस्तों, ये थी मेरी 8 घंटे पैदल सफ़र की चैलेंज से भरपूर कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो।